बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ईरान पर हमले के हवाले से अगले 48 घंटे को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और इस वक्त पेंटागन के अंदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा रही है कि ईरान पर हमलों के हवाले से कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। वो 5 ऑप्शंस कौन से हैं इस पे बात करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पेंटागन के इर्द गिर्द जितनी भी पिज़्ज़े की शॉप्स हैं वहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके पीछे क्या साइंस है और इसको कैसे ईरान पर हमले से जोड़ा जा रहा है, और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ईरान के अंदर हर रोज़ मुजाहिरीन की हलाकत के हवाले से हैरान कुन फिगर सामने आ रहा है और एलन मस्क मैदान में आ चुके हैं। वो क्या ईरान के अंदर करने जा रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईरान की वो 2 चीज़ें जिससे अभी तक ट्रंप डर रहे हैं और खलीजी ममालिक समेत तमाम ममालिक ट्रंप को ये कह रहे हैं कि आप इस जंग का आगाज़ ना करें, लेकिन ट्रंप ने ये कह दिया है कि हमारी धमकियों के बाद ईरान ने हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र की है और एक मीटिंग की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन हो सकता है कि उस मीटिंग के होने से पहले ही अमेरिका कुछ बड़ा कर दे। वो बड़ा क्या हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो खबरें हमें ईरान से आ रही हैं वो ये बताती हैं कि 1979 ईरानी इनकलाब के बाद अब तक मुल्ला निज़ाम को होने वाला इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा ये एहतजाज है। और अब हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 दिनों से, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज़ायद घंटे हो चुके हैं, मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद है, इंटरनेशनल कॉल्स बंद कर दी गई हैं और इसके दौरान सैकड़ों मुजाहिरीन को भी हलाक किया जा चुका है। ये खबरें इस वक्त ईरान से आ रही हैं। कितने हलाक हो चुके हैं इस पर मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। वो मुतज़ाद खबरें क्या हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ईरानी जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है, ये कहना है ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का, और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे से गोलियां मारी गई हैं जबकि ज़्यादातर मुजाहिरीन को भी पीछे से गोलियां लगी हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह अमरीकी त्यारे ईरान की फ़िज़ाई हदूद के करीब प्रवास करते हुए नज़र आए हैं, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये ईरान में चल क्या रहा है। तो आपको ज़रा जल्दी जल्दी ये बता दूं कि असल में ईरान के अंदर मसला चल क्या रहा है। ये बात तो सबको पता है कि ईरान की अमेरिका, इसराइल और यूरोप के साथ ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं। अब 12 दिन की जंग जो भी जून में हुई थी उसके बाद से अब तक इसराइल और अमेरिका को ये एहसास हो चुका है कि ना तो बैलिस्टिक मिसाइल के इस निज़ाम को उस तरह तबाह किया जा सका है जैसे कि इसको तबाह होना चाहिए था, और ना ही जो ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स हैं उनको भी इस तरह तबाह किया गया कि वो दोबारा हथियार ना बना सके, क्योंकि 400 किलोग्राम अफजुर्दा यूरेनियम जो है वो ईरान के पास मौजूद है जिससे 10 से ज़्यादा एटम बम बन सकते हैं, और उसके ऊपर वो जगह चेंज कर रहे हैं। इसका ऐलान ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरानी जो है एक नई जगह की तलाश में है। तो अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि 28 दिसंबर से ये एहतजाज मईशत के मामले पे ईरानी करेंसी के 70 गुना नीचे एक साल में जाने के ऊपर शुरू हुए थे महंगाई के ख़िलाफ़, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये मुआशी एहतजाज जो है ये ऐसा सियासी एहतजाज में बदल गया और अब निज़ाम की तब्दीली के नारे मारे जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल बकौल ईरान के इन सारे के सारे एहतजाजों के पीछे है, और इसके साथ ही वहाँ पे अब रज़ा शाह पहलवी जो हैं वो इन तमाम तर एहतजाजों को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से, जिसके बाद आज 14 दिन हो चुके हैं कि मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है। सड़कों के ऊपर एहतजाज, लाशें गिर रही हैं, इंटरनेट बंद है और मुल्क एक जमूद का शिकार है। ये तो सूरत हाल है जो कि इस वक्त ईरान में चल रही है। लेकिन जो खबरें हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक पहले खबरें ये आई थीं कि किसी भी किस्म के एसिड्स अमेरिका ने कोई भी मूव नहीं किए इस जंग की तैयारी के लिए, लेकिन अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि अमेरिकी त्यारे ईरान की फ़िज़ाई हदूद के करीब प्रवास करते हुए नज़र आए हैं, और उनमें KC-135R टैंकर त्यारे जो कि रिफ्यूलिंग के लिए फ़िज़ा के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, और इसके साथ ही B-52 बम्बार, वो बम्बार त्यारे जिन्होंने ईरान के
न्यूक्लियर जो साइट्स थीं उन पर हमले किए थे, यही B-52 वहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे। अच्छा, अब इसके साथ जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि पेंटागन के करीब, जो इमारत के करीब जो पिज़्ज़े की शॉप्स हैं, वहाँ पर ऑर्डरों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं हैरान रह गया कि पिज़्ज़ों की ऑर्डर के हवाले से ये क्या हो सकता है कि ईरान के ऊपर हमला किया जा सकेगा। तो फिर उसके बाद ये खबरें मेरे सामने आई कि वहाँ पे नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर है, वहाँ पे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ऑफिस है, वहाँ पे इंटेलिजेंस वार रूम है, वहाँ पे और भी फ़ौज के तमाम तर दफातर मौजूद हैं। जब वहाँ पे अफसर आते हैं और वो अफसरान को एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे देना पड़ता है और वहाँ पे उनको खुराक की ज़रूरत होती है, तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे पिज़्ज़ों की डिलीवरी का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि एक हाथ से मीटिंग के दौरान उसको खाना और काम को जारी रखना आसान होता है। और ये जो रिकॉर्ड है, ये आपको बता दूं कि कोल्ड वार के दरमियान 1980 में KGB, जो कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये डेटा इकट्ठा किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जब गल्फ वार हुई 1991 में, उस वक्त भी पिज़्ज़ों की डिलीवरी के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, चाहे इराक की वार हो, चाहे लीबिया की वार हो, और इस समय जितने भी जंगें गुज़िश्ता दिनों में हुई हैं, उस दौरान ये ट्रेंड सामने आया है। और यही वजह है कि आम दिनों के अंदर एक मामूली ऑर्डर वहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन रात 10 बजे से लेके 3 बजे तक जब कभी भी वहाँ पे पेंटागन में कोई बड़ी जंग की तैयारी की जा रही होती है, तो ये ऑर्डर जो है ये गैर मामूली तौर पे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो इसको एक गैर मामूली सिग्नल के तौर पे लेती हैं। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। इस ब्रीफिंग के अंदर उनको ये बताया गया है कि जनाब, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम जारहाना साइबर हमले करें ईरान के ऊपर। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि महदूद ऑपरेशंस किए जाएं मुख्तलिफ जगहों पे। इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि स्टार लिंक यानी एलन मस्क की जो इंटरनेट कंपनी है वो वहाँ पे भेजी जाए और वहाँ पे ईरान की आवाम को इंटरनेट तक रसाई फराहम की जाए। और इसके साथ ही हुकूमती एहलकारों को निशाना बनाने के हवाले से भी ट्रंप ने गैर मामूली इशारा दे दिया है, और साथ में फ़ौजी अड्डों पर निशाना बनाने के हवाले से भी ऑप्शंस जो हैं वो ट्रंप के सामने रखे गए हैं। लेकिन इन तमाम तर ऑप्शंस के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ईरान को डील करना इतना आसान नहीं है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो पर्शियन गल्फ के कोने पर मौजूद है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो ईरान की तरफ से अगर वहाँ पे बहरी जो जहाज़ हैं समंदर के अंदर, उनको अगर निशाना बनाया गया तो फिर काम बड़ा ख़राब होगा, और तकरीबन 80% तक जो तेल की मुख्तलिफ ममालिक की तिजारत है वो रुक जाएगी, और दुनिया के निज़ाम पे एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो वहाँ पर हमला नहीं कर पा रहे, वो ये है कि ईरान ने वाज़िया तौर पे ये कह दिया है कि अगर हम पर हमला किया तो हम अमेरिका के इस खित्ते के अंदर जितने भी एसिड्स हैं यानी जितने भी अड्डे हैं उन पर हमला करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब पर हमला किया जाएगा, कतर पर हमला किया जाएगा, और इस समेत जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजों की मौजूदगी है वहाँ पर हमले होंगे। तो अरब किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इस वक्त ईरान पर हमला किया जाए। अब ये जो सारी कहानी चल रही है, इसके साथ ही इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पे नहीं आना चाहता ईरान के अंदर। इस वक्त वो मुख्तलिफ टारगेट्स उसने अपने रखे हुए हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन इसराइल की ये पहले नंबर पर प्रायोरिटी है, और इसराइल ये चाहता है कि किसी भी तरीके से अमेरिका यहाँ पे आ जाए। अब जब अमेरिका आएगा उसके पास तो रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसराइल के पास इस हवाले से रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। इसराइल की अपनी कुछ लिमिट्स हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये पर्शियन गल्फ और ये जो दीगर मामलात हैं ईरान के, वो रोक रहे हैं इस वक्त इन ताकतों को कि वो किसी भी किस्म की फुल स्केल वार या लिमिटेड वार ईरान के साथ शुरू करें। अच्छा, इसके साथ ही ईरान के जो ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है उसकी लेड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, वो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है कि एक तरफ फ़ौज है, फिर IRGC है, फिर अल-कुद्स फोर्स है, और इसके साथ कई ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इस्लामिक रजीम को सपोर्ट करती हैं,
اور اگر ایک آدھے شخص کو نشانہ بنا بھی دیا جائے تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے بے تحاشا لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو عرب ممالک کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں پہ جنگ چھڑتی ہے تو یہاں پہ بدامنی ہو جائے گی، دوسری طرف ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے اور پاکستان بھی کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی کام ہو کہ اس کی تیسری سرحد بھی ایک طرح سے بدامنی کا شکار ہو جائے۔ اچھا، اب وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ رجیم چینج ہوگا۔ اگر رجیم چینج ہوتا ہے تو دو آپشنز ایسے ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے NCRI، نیشنل کونسل آف ریزسٹنس آف ایران، یہاں پہ مریم رجاوی ہیں جو کہ اس کی سربراہ ہیں، ان کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا INC یعنی ایران نیشنل کونسل، جو کہ رضا پہلوی جس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن اس وقت ایران کی جو 92 ملین کی آبادی یعنی 9 کروڑ لوگ اس وقت ایران میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ نارتھ ویسٹ یعنی کہ مغرب، شمال مغرب کے اندر کرد وہاں پہ موجود ہیں، اور ترکی خوف زدہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی علیحدگی پسند کوئی تحریک چلا کے اور کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہ بارڈر جو ہے ساتھ میں ترکی کو بھی لگتا ہے اور وہاں پہ اس کے لیے بڑے معاملات خطرناک ہو جائیں گے۔ ترکی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے ایران کی کوئی تقسیم ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساؤتھ ویسٹ کے اندر یعنی کہ جنوب مغرب میں بلوچی وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر وہاں پہ بلوچیوں کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی مومنٹس میں آزادی ملتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک کام ہو جائے گا۔ پاکستان اور ایران کا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اسلحہ پناہ دینا اور مہاجرین کا جو بھار ہے یا دباؤ ہے وہ پاکستان پہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو خوزستان ہے یعنی کہ وہاں پہ GCC ممالک کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اہوازی عرب جو ہیں ان کو کسی بھی قسم کی آزادی ملے، لیکن یہ آگ پھر صرف ایران تک نہیں رہے گی، یہ پورے عرب کے اندر یہ پھیل جائے گی، پورے گلف کے اندر، تو اس لیے وہاں پہ بھی معاملات خراب چل رہے ہیں۔ اور دوسرا نارتھ کے اندر آذری یعنی آذربائیجان کے جو باشندے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل ایران کی غلطی کی تلاش میں ہے، اور سوال یہ نہیں ہے کہ غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلطی کب ہوگی، اور وہ غلطی کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسرائیل پر میزائل کو فائر کرنا یہ نیتن یاہو کی ریڈ لائن ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے نیتن یاہو امریکہ میں ٹرمپ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ وہ بیسیکلی امریکہ کی اجازت لینے گئے تھے، اور اس کے اوپر نیتن یاہو کو بتا دیا گیا کہ یہ 2 ریڈ لائنز ہیں، اگر یہ کراس ہوتی ہیں تو پھر امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور جو ادھورا پروجیکٹ اسرائیل کا رہ چکا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک طرف نیتن یاہو کی ریڈ لائن ہے اور دوسری طرف مظاہرین کا قتل عام کے حوالے سے ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائن کا اظہار کیا تھا، اور اب ٹرمپ سے جب گفتگو کی گئی تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سرخ لکیر جو ہے عبور کی جا رہی ہے اور ہم ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم ایران کو سرپرائز کریں گے۔ اچھا، اب اس وقت اگر ہم نیتن یاہو کو دیکھیں کہ وہ امریکہ کیوں گئے تھے، تو وہاں پہ ایک تو ان کو امریکہ کی اجازت درکار تھی کسی بھی قسم کے ممکنہ حملے کے بعد ایران کے ساتھ نبٹنے کی، اور دوسرا جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب لبنان کی حزب اللہ کے خلاف کارروائی اسرائیل کا نمبر 1 اہداف تھا، لیکن اب یہ معاملات چینج ہو چکے ہیں، اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام، ایران کا نیوکلیر پروگرام، اور یہ وہ سرخ لکیریں ہیں جس پر پہنچنے سے پہلے ہی، یعنی کہ جب تک یہ پروجیکٹ ایک ریڈ لائن پر پہنچے اس سے پہلے ہی اسرائیل ان کو نپٹانا چاہتا ہے، اور ساتھ میں اب جو اسرائیل کا خطرہ نمبر 1 ہے وہ اب حزب اللہ نہیں، وہ اب ایران کے اندر شفٹ ہو چکا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 550 سے زیادہ ایرانی باشندے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 186 شہروں میں یہ احتجاج پھیل چکا ہے، 31 کے 31 صوبوں کے اندر یہ احتجاج چل رہا ہے، اور اس وقت 48 سیکیورٹی اہلکار ایران کے اندر، 490 یعنی 500 سے زیادہ مظاہرین، 11,000 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے تنظیم کے 192 لوگ مارے جا چکے ہیں،
جبکہ جو انسانی حقوق کی امریکی تنظیم ہے HRANA، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ 500 سے زائد افراد جو ہیں، 544 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے مسعود پزشکیان نے بھی اپنا بیان بدلا ہے۔ اس سے پہلے مسعود پزشکیان جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے مظاہرین کے خلاف کسی بھی قسم طاقت کی کارروائی کے حوالے سے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممالک اپنے یعنی اسرائیل اور امریکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایران میں فسادات کروا رہے ہیں، اور عوام سے اپیل فسادی عناصر اور دہشت گردوں سے خود کو دور رکھے اور انہیں انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دیں۔ حکومت انصاف کے قیام کے لیے پرعزم ہے اور عوام کو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 350 مساجد کو آگ لگا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کی حکومت بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اور آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس طرح کے بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاس اینجلس کے اندر ایک ایران کی حمایت کے اندر ایک احتجاج ہو رہا تھا، اس کے اوپر ٹرک چڑھا دیا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور گرفتار ضرور ہوا ہے، اس کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن پھر اس کو بچا لیا گیا۔ تو اب اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی گرم ہے، اور پچھلے 50 سال کے اندر اس رجیم نے اتنا خوفناک احتجاج ابھی تک فیس نہیں کیا۔ یہ پہلی دفعہ جو کہ ان کے سامنے آ رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک لے جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔